हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ शुक्ला और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर्मेलिटी। इस कंसंट्रेशन टर्म को लेकर के मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में कुछ न कुछ कंफ्यूजन बना रहता है, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक, तब आपको इस फॉर्मेलिटी से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, इट्स गारंटी। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेलिटी। तो देखिए, फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। आपको दिमाग में ये याद रखना है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। जिस प्रकार से मोलैरिटी में हम लोग क्या याद रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नॉर्मेलिटी में क्या याद रखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। उसी प्रकार से हम लोग फॉर्मेलिटी में याद रखेंगे नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। अब नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को हम लोग 4 मोल भी लिखते हैं, जैसे मोल, उसी प्रकार से इसको हम लोग 4 मोल भी लिख सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन को हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ 4 मोल डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द फॉर्मेलिटी। तो इस डिफिनेशन को पूरा कर लेते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द आयनिक सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म की हमको जरूरत क्यों पड़ी। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बताने के लिए हम लोगों को इस फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ी। तो देखिएगा, द टर्म फॉर्मेलिटी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द आयनिक सॉलिड्स व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स बट एग्जिस्ट एज नेटवर्क ऑफ आयंस। जिस प्रकार से आप लोग मॉलिक्यूल्स की मोलैरिटी निकालते हैं, उसी प्रकार से हम लोग आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेलिटी निकालते हैं। मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी बोथ आर सेम, इसमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट आयनिक कंपाउंड्स को स्पेशल अटेंशन देने के लिए हम लोग मोलैरिटी का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मेलिटी का क्या होगा। तो फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो देखिए, F इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 मोल भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फॉर्मेलिटी का हमारा फॉर्मूला ये हो गया। अब आप लोग, जैसे हम लोग अब बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी को देखिए, दोनों को कंपेयर करके हम लोग अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। हम लोग मोलैरिटी की जब बात करते हैं तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब इस तरह हम लोग फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 4 मोल। इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ, यहां पे मोल, यहां पे 4 मोल, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, इसका भी आपको पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी मास होता है सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास और सॉल्यूट का गिवन मास। और यहां पे अगर हम लोग बात करें 4 मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 4 मोल को भी इसी प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पे सॉल्यूट कैसे रहेगा, आयनिक सॉल्यूट रहेगा, अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहां पे, तो देखिए फॉर्मेलिटी इक्वल टू आ जाएगा आपका नंबर ऑफ 4 मोल को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन फॉर्मूला मास को मास F इंटू वैल्यू इन
लीटर। अब मोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, W/m, यहां पर B से रिप्रेजेंट कर देते हैं इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए आप लोग फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों के फॉर्मूला के देखिए, दोनों के फॉर्मूला में सिर्फ यहां पर डिफरेंस है, यहां पे फॉर्मूला मास है और यहां पे क्या है, मोलर मास है। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड NaCl है, हमको इसका फॉर्मूला मास निकालना है। तो इसके फॉर्मूले मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने भी एटम होंगे उन सभी एटम का हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास निकालकर ऐड कर देंगे, तो हमको इसका फॉर्मूला मास आ जाएगा। तो Na का जो फॉर्मूला मास होता है वो कितना होता है, 22.9 प्लस Cl का कितना होता है, 35.5 या 35.5, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 58.4, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 58.4। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग इसी तरीके से तो मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हैं। भाई सिंपल है, अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी का भी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम तरीके से निकालते हैं और फॉर्मूला मास भी सेम तरीके से निकालते हैं, तब मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में तो कोई डिफरेंस बचा ही नहीं। भाई डिफरेंस किसका था, डिफरेंस तो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास का था ना, बट यहां पर फॉर्मूला मास को भी एज इट इज सेम निकालते हैं जिस प्रकार से हम लोग मोलर मास को निकालते हैं। अब फॉर्मेलिटी देखें या नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी देखें या मोलैरिटी देखें, अगर ये दोनों टर्म भी सेम हो गए तब इन दोनों के फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब मोलैरिटी की तरह है बिल्कुल फॉर्मेलिटी है, तब इसको अलग नाम देने की क्या जरूरत पड़ी। तो फिर से एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पे ये जो हम लोग यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं, बट जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए ही नहीं जाते ना, तब हम लोग उनका मॉलिक्यूलर मास तो निकाल ही नहीं सकते। आयनिक कंपाउंड जो हमारे होते हैं, अभी भी मैंने आपको यहां पे बताया कि वो एग्जिस्ट करते हैं नेटवर्क ऑफ आयंस पे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हम लोग उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल ही नहीं पाते। और जब हम लोग उनका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाते तब हम लोग उसकी मोलैरिटी को भी नहीं निकाल पाते, इसलिए हम लोगों को फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ती है। एक और बड़ा डिफरेंस है कि हम लोग यहां पे ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जब मोलैरिटी हम लोग निकालते हैं तो जिस समय हम लोग सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, उस सॉल्यूट का जो भी फॉर्मूला होता है, उस सॉल्यूट का जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसको ही हम लोग क्या करते हैं, मान करके उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। लेकिन ये वाला जो आपका फॉर्मूला मास है ये थ्योरेटिकल ना हो करके ऑब्जर्व फॉर्मूला मास होता है। देखिए अगर हमने ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक सॉल्वेंट है और हमने यहां पर मान लीजिए ए बी को यहां मिला रहे हैं, तो हम लोगों ने ए बी को इस सॉल्वेंट में मिलाया। अब इस समय मिलाने के पहले ए बी का जो भी फॉर्मूला था, जो भी ए बी का मॉलिक्यूल था, उसका जो भी फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लेंगे। लेकिन इन केस फॉर्मेलिटी हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग ए बी को अगर मिला रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जब गया इसके अंदर तो इसके अंदर जा करके ए बी में कोई चेंज तो नहीं आया। अगर कोई चेंज आ गया, अब मान लीजिए यहां पर ए बी का जो मॉलिक्यूल है वो डाइमराइज हो गया। कैसे हो गया, डाइमराइज हो गया। तब हम लोग ए बी का जो फॉर्मूला है, ए बी का जो मास है, उस मास को ना लेकर के किसका लेंगे, डाइमराइज्ड ए बी का मास लेंगे। फिर से एक बार देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक बार फिर से आप लोग देखिएगा कि ये जो मास है आपका, ये आपका जो मॉलिक्यूलर मास है, ये आपका थ्योरेटिकल
कैसा है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द ऑब्जर्व, इट इज द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि मास क्या है। इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग देखेंगे तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, हम लोग आगे एग्जाम्पल के टर्म में आपको मैं बताता हूं। डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड या एसोसिएशन ऑफ कंपाउंड, दो टर्मिनोलॉजी हैं, उन दोनों टर्मिनोलॉजी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एथेनोइक एसिड अगर है, एथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, और एथेनोइक एसिड को अगर हम लोग बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो उस समय देखिए क्या होता है, एथेनोइक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में डाइमराइज्ड होकर के क्या बना लेंगे, CH3COOH, आपस में डाइमराइज्ड हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बेंजोइक एसिड को लेंगे, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड को भी अगर हम लोग बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तब इसके साथ क्या होता है, ये भी आपका क्या हो जाता है, डाइमराइज्ड हो जाता है। अब सुनिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गौर से देखिएगा। अगर हम लोग इस एथेनोइक एसिड की मोलैरिटी निकालते हैं, सुनिए ढंग से, अगर हम लोग इसकी मोलैरिटी निकालते हैं तो इसका जो मॉलिक्यूल देखिएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो CH3COH है, और इसका जो मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, वो मास कितना आएगा, इसका मास 60 आएगा। आप लोग सब एटम को मिलाकर जोड़ देंगे तो मास कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन जैसे इसको हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने इसको बेंजीन में डिसॉल्व किया, ये क्या हो गया, डाइमर बना लिया, डाइमराइज फॉर्म कर लिया, तब इसका जो मास यहाँ पर आया वो मास कितना आया। अब इसको अगर जोड़ेंगे टोटल को तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, अगर हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं तो मोलैरिटी में तो हम लोग इसकी वैल्यू 60 रखेंगे, लेकिन अगर हम लोग को फॉर्मेलिटी निकालना पड़ गया तो हम लोग 60 ना लिख करके हमको कितना लिखना पड़ेगा, 120 लिखना पड़ेगा। मतलब कहने का, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर सैल्यूट जाने के बाद किस फॉर्म में आ गया है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया है, और उस फॉर्मूला का फिर हम लोग क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग मास यूज करते हैं वो बिल्कुल थ्योरेटिकल होता है, बट यहाँ पर जो मास हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमको मोलैरिटी इसकी निकालनी होती तब तो हम लोग 60 रखते हैं, लेकिन अगर हम लोग को फॉर्मेलिटी निकालनी है तो हम लोग इसकी 120 रखेंगे। एज इट इज सेम, इसको भी अगर हम लोग देखें तो इसका जो आपका मास होता है वो कितना होता है, 122 होता है। बट जब इसको बेंजीन में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तब ये भी क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है, और इसका मास कितना हो जाता है, 244 हो जाता है। तो अगर मोलैरिटी निकालते हैं तब तो हम लोग 122 लिखेंगे, लेकिन अगर हमको फॉर्मेलिटी निकालना है तब हम लोग क्या रखेंगे, 122 नहीं लिख सकते, हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 244 लिखना पड़ेगा। अब लोग देख सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे डाइमराइज होता है। कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, जैसे CH3COH है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, C सिंगल बॉन्ड O और A को डबल बॉन्ड के साथ और CH3। तो जब हम लोग इसको बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आएंगे। कैसे कांटेक्ट में आएंगे, देखिएगा, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। तब इनका फॉर्मूला CH3COOH ना हो करके क्या हो जाएगा, अब ये आपस में दोनों क्या हो गए, अब इसकी दो यूनिट आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या बना लेंगी, CH3COOH का होल पाई। तो ये क्या हो गया, डाइमर हो गया। ये क्या कहलाएगा, डाइमर।
अब दो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाइमर, 3 मिल जाते हैं प्राइमर, और बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको पॉलीमर बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों इसकी यूनिट आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तब यहाँ पर हम लोग का जो हम लोगों ने इसको मिलाया था उस समय तो इसका फॉर्मूला इतना था, लेकिन जैसे हमने इसको सॉल्वेंट में मिला दिया इसकी दो यूनिट आपस में जुड़ गई, अब तो फॉर्मूला चेंज हो गया। तो फॉर्मूला मास जब निकालेंगे तो हम लोग इसका फॉर्मूला मास निकालेंगे, ना कि इसका फॉर्मूला मास निकालेंगे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर बार एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसकी क्या चेंज आ रहा है कोई, या चेंज नहीं आ रहा है कोई। अब इसी प्रकार जैसे हम लोग इसको डाइमर देखते हैं, वैसे आप बेंजोइक एसिड का भी देखिएगा डाइमराइज फॉर्म CO। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या कहलाएंगे, H बॉन्ड। ये भी H बॉन्डिंग में क्या करेंगे, इसकी दो यूनिट CH3 COH, दो यूनिट इसकी आपस में क्या हो गई, डाइमराइज हो गई। डाइमराइज हो गई क्या बना ली, C2H5 COOH। तो ये होता है डाइमराइजेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं तो उसके अंदर वो क्या फॉर्मूला को एब्जॉर्ब कर लेता है, किस फॉर्मूले में चेंज हो जाता है, तब हम लोग उस चेंज हुए फॉर्मूले का जो भी मास होगा उस मास को निकालेंगे और यहाँ पर रखेंगे। तो ये तो हुआ फॉर्मेलिटी के बारे में। अब एक बार फिर से आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, हम फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं कि फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला एज इट इज सेम होता है मोलेरिटी के। जैसे हम लोग मोलेरिटी में लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, वैसे ही फॉर्मेलिटी में लेते हैं नंबर ऑफ मोल मोल। नंबर ऑफ मोल निकालते हैं कैसे है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर मास, और हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपन फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास और मोलर मास पे डिफरेंट है, तो ये फॉर्मूला दोनों का सेम आ गया। अब फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों को निकालने के तरीके सेम होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी उस पे एटम होते हैं उन सभी एटम्स का हम लोग क्या करते हैं, आपस में उसके एटॉमिक मास को ऐड करके क्या निकाल लेते हैं, उसका मास निकाल लेते हैं। बट हम लोग को जो मेन यहाँ पे याद रखना है कि ये जो मास होता है, दिस इज द ऑब्जर्व मास एंड दिस इज द थ्योरेटिकल मास। जो भी थ्योरेटिकल मास होगा वो रखेंगे तो मोलरिटी आएगी, और ऑब्जर्व मास रखेंगे तो आपका क्या आएगा, फॉर्मेलिटी आएगी। हालांकि 90% केसेस में चेंज नहीं होता है, जो ऑब्जर्व एटॉमिक मास होता है वही थ्योरेटिकल एटॉमिक मास होता है। सिर्फ 10% केसेस ऐसे हैं जहां पे इनमें चेंज होता है, तो वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में रिलेशन निकालें तो देख सकते हैं आप लोग, फॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी, तो देखिए W/M कौन सा है, ऑब्जर्व मास इनटू वैल्यूम। मोलरिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, W/M कौन सा है, थ्योरेटिकल इनटू वैल्यूम लीटर। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे W कैंसिल, V कैंसिल, थ्योरेटिकल मास कहाँ पे आपका गया, ऊपर गया। तो F/M इक्वल टू M थ्योरेटिकल/M ऑब्जेक्ट, M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर M थ्योरेटिकल और M ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में देखिए आपकी फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी हो जाएगी। अगर थ्योरेटिकल मास और ऑब्जर्व मास दोनों की वैल्यू सेम है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी हो जाएगा। तो इसलिए आपके 90% क्वेश्चन जिस प्रकार से आप लोग मोलरिटी निकालते हैं उसी प्रकार से आप लोग फॉर्मेलिटी निकाल लेंगे और आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फॉर्मेलिटी का तो आप लोग उसकी मोलरिटी निकाल लीजिए, वही उसकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेलिटी भी हो जाएगी। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, और देखिए इसी को हम लोग एक टर्म और है आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो आपका थ्योरेटिकल मास होता है या इसको नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं,
और ये क्या है आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या ऑब्जर्व। तो इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। ये आई क्या है, आई इज द वांट ऑफ फैक्टर। अभी आगे जब ये चैप्टर बढ़ेगा तो लास्ट टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर है, वहां पर आप लोग इसके बारे में और अच्छे तरीके से समझोगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसका फील ले लो, हो गया। तो आई क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, जो हम लोग का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल या ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर होगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी का यूज करना है। फॉर्मेलिटी किन के लिए यूज होती है, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होती है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए नहीं जाते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मूला मास होता है ये थ्योरेटिकल नहीं होता, ये कैसा होता है, ऑब्जर्व होता है। तो ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कैसे, एक्सपेरिमेंटली, और फिर जो भी उसका मास आएगा उस मास का यूज करके हम लोग फॉर्मेलिटी किसी भी कंपाउंड के निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, देन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2.44 ग्राम बेंजोइक एसिड is dissolved in benzene to form 500 ml solution, find फॉर्मेलिटी। तो देखिए इसमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको W दिया हुआ है 2.44 ग्राम, और आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया 500 ml, लीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई 1000 तो कितना आ जाएगा, 0.5 लीटर। ये गिवन है आपका। अब हमको क्या निकालना है, अब इसके जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा क्या है फॉर्मेलिटी का, W अपॉन MF इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब हमको क्या निकालना है, MF की वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया है कि बेंजोइक एसिड के केस में अगर हम लोग इसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। जब डाइमराइज हो जाएगा तो क्या होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, इसका जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उस थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, 120 इंटू 2 इक्वल टू 244। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ना करते, सीधे से इसकी जो भी मास आता है उसको लिख देते, तब हम क्या निकल आती, इसकी मोलैरिटी निकल आती, फॉर्मेलिटी नहीं निकलती। तब इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, इसका जो भी है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि अगर बेंजोइक एसिड को आप लोग बेंजीन में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है, और जब डाइमराइज हो जाएगा तो इसका मास 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ओके देखते हैं वैल्यू पुट करके, W आया हमारा 2.44 डिवाइड बाई 244 इंटू 0.5। अब ऊपर नीचे हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, 1/50 इक्वल टू कितना आ गया, 0.02। ये क्या आ गई, फॉर्मेलिटी। इसको F से या फॉर्मल लिख सकते हैं, या F से ऐसे इसकी सिंबल फॉर्म है। तो ये तो हुआ फॉर्मेलिटी के बारे में। अगर फिर भी किसी को डाउट हो, बहुत ही केयरफुली इसको समझिएगा। फिर से एक बार बता दूं, दोनों फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ कहां पे है, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे और यहां पे मॉलिक्यूलर मास पे। यहां पे फॉर्मूला मास निकाल लेंगे, यहां पे मोलर मास निकालेंगे। दोनों को निकालने का तरीका सेम है, बट ये क्या है, ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि आखिर फॉर्मूला क्या बना है जब सैल्यूट को डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में। बट इसमें हम लोग कुछ भी नहीं देखते हैं, सिर्फ जो सैल्यूट है उसी को हम लोग सीधे देखेंगे, अंदर उसके साथ क्या होता है हमको कुछ भी नहीं देखना है। और इस फॉर्मेलिटी का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए करते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन दिलाने के लिए करते हैं। तो कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके।